अल्टरनेटर का स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है स्टेटर। स्टेटर के आंतरिक भाग पर क्या होती है? आर्मेचर कोर। क्या होती है? आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर पर क्या कटे होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं। ये स्लॉट होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन आप पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर के अंदर सामान्यतः किस प्रकार के स्लॉट काम में लेते हैं? खुले प्रकार के स्लॉट के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। और ये आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं तो आर्मेचर कोर किस धातु की बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड करके। जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है उनकी मोटाई कितनी होती है? इनकी मोटाई पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm। कितनी होती है? 5 mm। इन पत्तियों के मध्य एक छिद्र छोड़ा जाता है, छिद्र को बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट। इस डक्ट के द्वारा क्या करते हैं? वायु अंदर जाती है और पत्तियां ठंडी होती है, वाइंडिंग ठंडी होती है। क्या होती है? वाइंडिंग ठंडी होती है। अगला भाग आ गया आपका रोटर। क्या? घूमने वाला भाग। क्या? रोटर। घूमने वाला भाग आ गया रोटर। क्या? रोटर। अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कहलाता है, घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर। क्या? रोटर। क्या कहलाता है? रोटर। अब साहब रोटर क्या होता है? रोटर घूमने वाला भाग, रोटेटिंग करने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर। रोटर होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर। दूसरा हो गया बेलनाकार रोटर। बेलनाकार रोटर। सैलिएंट पोल रोटर का व्यास क्या होता है? ज़्यादा। व्यास क्या होता है? ज़्यादा। सैलिएंट पोल रोटर का व्यास क्या होता है? ज़्यादा। बेलनाकार रोटर का व्यास क्या होता है? कम। व्यास कम, लंबाई अधिक। बेलनाकार रोटर का व्यास तो क्या होता है? कम, और लंबाई क्या होती है? ज़्यादा। और जबकि सैलिएंट पोल रोटर का व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से सैलिएंट पोल रोटर आवाज़ यानी शोर ज़्यादा करता है। क्या करता है? ज़्यादा करता है। जबकि यह नगण्य करता है यानी कम, न के बराबर। सैलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति होती है इसकी 375 से 1000 RPM। जबकि बेलनाकार रोटर की घूर्णन गति होती है 1500 से 3000 RPM। सैलिएंट पोल रोटर किस धातु से बनाया जाता है? स्टील स्टेपिंग से। बेलनाकार रोटर किस धातु से बनाया जाता है? टॉस स्टील से। बेलनाकार टॉस स्टील किससे बनाया जाता है? टॉस स्टील से। जबकि सैलिएंट पोल रोटर किस धातु से बनाया जाता है? स्टील स्टेपिंग से। बेलनाकार रोटर का उपयोग किया जाता है स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन। जबकि सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग हाइड्रो टरबाइन। समझ में आया? यानी कि घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर। क्या कहलाता है? रोटर। रोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो बेलनाकार रोटर, दूसरा हो गया सैलिएंट पोल रोटर। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होते हैं? बेलनाकार रोटर की लंबाई ज़्यादा होती है, इसका व्यास ज़्यादा होता है। बेलनाकार रोटर की लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि इसका व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है।
बेलनाकार रोटर की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी तुलना में इसकी कम होती है। कितनी होती है, इसकी होती है 375 से 1000 आरपीएम, जबकि बेलनाकार रोटर की गुणन गति होती है कितनी, 1500 से 3000 आरपीएम। इसकी स्पीड को देखते हैं तो उच्च प्रकार की होती है, जबकि इसकी स्पीड को देखते हैं, सैलेंट पोल रोटर की स्पीड देखते हैं आप तो निम्न एवं मध्य प्रकार की होती है। सैलेंट पोल रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन के अंदर, जबकि बेलनाकार रोटर का उपयोग किया जाता है स्टीम टरबाइन के अंदर। बेलनाकार रोटर किस धातु से बनाया जाता है, ठोस स्टील से, और सैलेंट पोल रोटर किससे बनाया जाता है, स्टील स्टेपिंग से। किससे बनाया जाता है, स्टील स्टेपिंग से। अब रोटर पर ये तो थे साहब रोटर के भाग, क्या, रोटर के नाम, यानी रोटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से। अब रोटर पर होता क्या है, घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। अब रोटर होता है, इस रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, कि रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। रोटर की संरचना कैसी होती है, रोटर की संरचना एक बेलन की तरह होती है। किसकी तरह होती है, एक बेलन की तरह होती है, और एक सापट होती है, इसके मध्य स्लॉट कटे होते हैं। 2/3 भाग पे क्या होते हैं, स्लॉट। क्या होते हैं, स्लॉट। इन स्लॉटों में क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग। और 1/3 भाग क्या होता है, स्लॉट रहित। क्या, स्लॉट रहित, यानी स्लॉट नहीं होते हैं। यानी कि 2/3 भाग पर क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। इन स्लॉटों में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। ये किस पे टिका होता है, सापट पे टिका होता है। क्या, किस पे टिका होता है, सापट पर। और इसका अगला भाग है आपका एक्साइटर। क्या, अगला भाग आ गया एक्साइटर। अब एक्साइटर साफ होता है क्या है, जो आपने रोटर देखा, घूमने वाला भाग रोटर। इस रोटर की सापट पर, जो आपने रोटर देखा, रोटर की सापट पर होता है एक शंट जनित्र। क्या होता है, शंट जनित्र, छोटा शंट जनित्र, छोटा शंट जनित्र। इसको बोलेंगे आप एक्साइटर। क्या बोलेंगे, एक्साइटर। इस एक्साइटर का कार्य होता है फील्ड वाइंडिंग। कार्य फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। छोटा शंट जनित्र या एक्साइटर। एक्साइटर का कार्य क्या होता है, जो रोटर पर स्थापित फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना। एक्साइटर के द्वारा उत्पादित वोल्टता, यानी उत्पन्न होने वाली वोल्टेज, उत्पन्न होने वाली वोल्टेज, एक 110 से 250 वोल्ट डीसी। किस प्रकार की होती है, डीसी। क्योंकि एक्साइटर के यहाँ पर जनित्र के द्वारा किस प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न होती है, डीसी प्रकार। किस प्रकार की होती है, डीसी प्रकार की। इसीलिए एक्साइटर के द्वारा उत्पन्न होने वाली वोल्टेज, एक्साइटर के द्वारा उत्पन्न होने वाली वोल्टेज क्या कहलाती है, वोल्टेज का वैल्यू कितनी होती है, 110 से 250 वोल्ट डीसी। किस प्रकार की होगी, डीसी। एक्साइटर का कार्य क्या होता है, रोटर पर स्थापित फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है, एक्साइटर। इस एक्साइटर के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है, एक वेरिएबल प्रतिरोधक। क्या, वेरिएबल प्रतिरोधक। इस वेरिएबल प्रतिरोधक का कार्य क्या होता है कि वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा करना। क्या, कम या ज़्यादा करना। अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं अपन, शानदार बने रहिए, देखिए। अल्टरनेटर। यहाँ तक सभी ये कल की क्लास थी, आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए अल्टरनेटर में आपने भाग पढ़े, इसकी संरचना पढ़ी, क्या होता है। तो अल्टरनेटर
अल्टरनेटर का जो रोटर होता है, क्या अल्टरनेटर का रोटर होता है, उस रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिणाम व दिशा किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर है, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम व दिशा। यानी अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर क्या है यहाँ पर, चालक। यानी रोटर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम व दिशा ज्ञात करने किसके द्वारा किया जाता है, साइन वक्र के द्वारा। किसके द्वारा, साइन वक्र के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, साइन वक्र। किसके द्वारा, साइन वक्र। यानी किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम व दिशा किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, साइन वक्र के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, साइन वक्र के द्वारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसकी आवृत्ति किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, P व N। यानी अल्टरनेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किसके द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, पोल और घूर्णन गति के निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पोल और घूर्णन गति पर निर्भर करती है। अल्टरनेटर का जो रोटर होता है, क्या रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। किस वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। और स्टेटर होता है, स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग। क्वेश्चन दे सकता है आपके पास में, क्वेश्चन आएगा अल्टरनेटर के रोटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। किस प्रकार की वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। रोटर के स्टेटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। अल्टरनेटर या रोटर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम व दिशा ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है, साइन वक्र के द्वारा। किसके द्वारा, साइन वक्र के द्वारा। यानी अल्टरनेटर या चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा, अल्टरनेटर के अंदर पोलों की संख्या और घूर्णन गति। यानी पोलों की कितने तो पोल है इसके अंदर और कितनी इसकी रोटेटिंग घूर्णन गति है, जब जाकर इस अल्टरनेटर की आवृत्ति को निर्धारित कर सकते हैं। क्या, आवृत्ति को निर्धारित करते हैं। यानी आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एफ के द्वारा। किसके द्वारा, एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यानी कि एफ बराबर PN 120 आवृत्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P इंटू N अपॉन में 120। इसी प्रकार अगर आप घूर्णन गति ज्ञात करते हैं, घूर्णन गति को बाहर निकालेंगे। अल्टरनेटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया N बराबर F इंटू 120 अपॉन में P। इसी प्रकार पोल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, P बराबर, P को बाहर निकालेंगे यहाँ से, P बराबर F इंटू 120 अपॉन में N। सब ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से।
फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। अल्टरनेटर की गुण गति भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, पोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर किसी अल्टरनेटर के अंदर पोलों की संख्या किसी अल्टरनेटर के अंदर पोलों की संख्या 40, इतना ज़्यादा नहीं, पोलों की संख्या 8 और घूर्णन गति है 750 आरपीएम। तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करो, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया आपके पास में A बराबर PN/120। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ से फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूले में P का वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 और N की वैल्यू कितनी है 750 इंटू अपॉन में 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 के पहाड़े से 3 बार। समझ में आया यहाँ पर? अब इसको वापस दो इंटू 75 अपॉन में 2 इंटू 75 अपॉन में 3, ये सोल्व करेंगे तो 150 कितने आ गए? 150 में 3 का भाग दे लो आप, निकल के क्या आ जाएगी? आवृत्ति। क्या आ जाएगी? आवृत्ति। इस प्रकार अगला क्वेश्चन बनता है आपका गुण गति निकालने के लिए। तो गुण गति निकालने के लिए क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर आवर्ती की वैल्यू है यहाँ पर 50 और पोल दे रखे यहाँ पर 40। पोल क्या दे रखे? 40। निकलवा रहा है क्या आपसे? गुणन गति निकलवा रहा है यहाँ से आपको। तो वही फॉर्मूला P बराबर PN/120 निकलवा रहा है क्या यहाँ से आपसे? N ज्ञात करना है। तो N को आप बाहर निकालोगे, N बराबर F इंटू 120 अपॉन में क्या आ गया? P। क्या आ गया? P। तो सोल्व करो आप। जैसे कि F की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 50। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 और P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 40। कितनी दे रखी है? 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 के पहाड़े से कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। अब 3 इंटू 50 करोगे तो कितना हो गया? 150 आरपीएम। कितना हो गया? 150 आरपीएम। समझ में आया आपको यहाँ से? तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं आप। अगला टॉपिक है आपकी अल्टरनेटर का वर्गीकरण। क्या? अल्टरनेटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? अल्टरनेटर का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? अल्टरनेटर का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो यांत्रिक रूप से। किस रूप से? यांत्रिक रूप से। एक घूमने के आधार पर। क्या? एक तो घूमने के आधार पर, एक फेज के आधार पर, एक उत्तेजना प्रणाली के आधार पर और एक होता है पोलों के आधार पर। अल्टरनेटर का वर्गीकरण अल्टरनेटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 5 आधार पर। पहला यांत्रिक प्रणाली के आधार पर। दूसरा है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। फेज के आधार पर। अगला है फेज के आधार पर, एक घूमने के आधार पर
घूमने के आधार पर और एक पोलों के आधार पर, पोल के आधार पर। यांत्रिक प्रणाली के आधार पर, यांत्रिक प्रणाली के आधार पर जैसे प्राइम मूवर, प्राइम मूवर यांत्रिक प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जैसे मान लो यांत्रिक रूप से प्राइम मूवर, क्या? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के आधार पर हाइड्रो टरबाइन, टरबाइन, डीजल और स्टीम। यानी कि इधर देखो, यांत्रिक प्रणाली के आधार पर प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। जैसे आपने गाँव में देखा होगा, क्या? गांव में होता है एक डीजल इंजन। क्या होता है? एक डीजल इंजन। उसमें डीजल के द्वारा एक इंजन को चलाया जाता है। इंजन की फैन बेल्ट के द्वारा पंखे को चलाया जाता है, पंखे से पानी, कुएं से पानी निकाला जाता है। तो इसी प्रकार यानी कि जो अल्टरनेटर है या अल्टरनेटर को घुमाया जाता है किसके द्वारा? दूसरी युक्ति के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं उसको? प्राइम मूवर। तो प्राइमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रो टरबाइन के अंदर, स्टील टरबाइन के अंदर, डीजल टरबाइन के अंदर। कहाँ किया जाता है? डीजल टरबाइन के अंदर। अब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर क्या होता है? एक तो स्व उत्तेजित होता है और एक स्व उत्तेजित, एक परतक उत्तेजित। स्व उत्तेजित में क्या होता है? वाइंडिंग स्वयं, वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? वाइंडिंग के अंदर अवशिष्ट चुंबक तत्व होते हैं। तो उन चुंबक तत्व के कारण अल्टरनेटर के अंदर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उनके अंदर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, रोटेटिंग करने लग जाता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जबकि परतक उत्तेजित के अंदर क्या होता है? उसकी फील्ड वाइंडिंग को अन्य उपकरण के द्वारा उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है। जबकि स्व उत्तेजित में अवशिष्ट चुंबक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? अवशिष्ट चुंबक तत्व होते हैं। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला परतक स्व उत्तेजित, इसको होता है परतक उत्तेजित। स्व उत्तेजित में अवशिष्ट चुंबक तत्व उत्पन्न होते हैं। अवशिष्ट में क्या होते हैं? चुंबक तत्व उत्पन्न होते हैं। और परतक उत्तेजित में फील्ड वाइंडिंग को अन्य उपकरण के द्वारा फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तेजित। फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए शंट जनरेटर मान लो, बैटरी मान लो, कुछ ही ले सकते हैं आप। क्या? कुछ भी ले सकते हैं आप। अब आ गया फेज के आधार पर। फेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। क्या? सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। सिंगल फेज के अंदर क्या होता है? सिंगल फेज का उपयोग वैकल्पिक रूप से यानी कि इमरजेंसी लाइटिंग के रूप में लेते हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री, उद्योग, हॉस्पिटल इमरजेंसी लाइट में काम में लेते हैं। जैसे सप्लाई एकदम चली जाती है, उस वक्त इमरजेंसी के रूप में अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। और अब आगे 3 फेज। 3 फेज के अंदर क्या होता है? 3 फेज का जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग कितने डिग्री के अंतर पर की जाती है? 120 डिग्री के, 120 डिग्री के अंतर पर की जाती है। और इस अल्टरनेटर के अंदर एक दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक दोष उत्पन्न होता है, हीटिंग या फ्यूजिंग दोष। ये क्यों होता है? क्योंकि फेज को चेंज करते हैं तो रोटर में डगमगाहट उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? डगमगाहट उत्पन्न हो जाती है। इस डगमगाहट को कम करने के लिए एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। उस वाइंडिंग का नाम है डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग केवल 3 फेज के अंदर किया जाता है। कितने फेज में? 3 फेज में। फेज के आधार पर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका सिंगल फेज। कौन सा? सिंगल फेज। एक होता है आपका 3 फेज। सिंगल फेज अल्टरनेटर का उपयोग इमरजेंसी लाइट में किया जाता है, जबकि 3 फेज का अन्य लाइटिंग के लिए किया जाता है। 3 फेज अल्टरनेटर में एक
दोष उत्पन्न होता है, उस दोष का क्या नाम है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि 3 फेज अल्टरनेटर का डगमगाहट किस कारण होती है, हीटिंग, फेजिंग या हीटिंग दोष के कारण। ये हीटिंग दोष होता कब है, फेज को चेंज करते तब रोटर के अंदर डगमगाहट उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, रोटर के अंदर डगमगाहट उत्पन्न हो जाती है। अगला है पोलों के आधार पर या पोल के आधार पर या घूमने के आधार पर। पोल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो बेलनाकार पोल और एक सैलिएंट पोल। बेलनाकार पोल और एक सैलिएंट पोल के आधार पर। घूमने के आधार पर एक रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर। एक के अंदर तो क्या होता था, रोटेटिंग फील्ड घूमती थी, एक रोटेटिंग फील्ड। रोटेटिंग फील्ड का मतलब हो गया रोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र घूमना, और एक होता था रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर। एक अल्टरनेटर के अंदर तो उसका रोटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बन रहा, वो घूमेगा, दूसरे पर जो स्टेटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो घूमेगा, यानी रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर। फील्ड किस पे होती है, रोटर पर होती है। किस पे होती है, रोटर पर। जबकि आर्मेचर फील्ड किस पे होती है, स्टेटर पर। तो यानी घूमने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अगली नेक्स्ट क्लास कल लगेगी। धन्यवाद।